स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जीत मिलने के बाद शिवराज सरकार कई अहम फैसले ले रही है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें लव जिहाद के लिए कानून और प्रदेश में गौ वंश की रक्षा के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला अहम है। सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए जो गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है, वो गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में देश की पहली गौ कैबिनेट होगी। सरकार के फैसले पर प्रदेश के मंत्रियों का मानना है कि गौवंश की सुरक्षा की दिशा में यह कदम सरकार की प्राथमिकता है। गौवंश की सुरक्षा के लिए लगभग 50 साल सत्ता में रही शिवराज सरकार 15 साल रही शिवराज सरकार के प्रयासों पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। और यही कारण रहा है कि जब 2018 में कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में आई तो कमलनाथ ने प्रदेश भर में गौशालाएं बनाने की घोषणा कर डाली, लेकिन यह घोषणा जमीनी हकीकत में नहीं बदल सकी। अब उपचुनाव के बाद फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और गौ कैबिनेट के गठन का बड़ा फैसला लिया है, जो निश्चित ही गायों की सुरक्षा की दिशा में सरकार का अच्छा फैसला है। और इस फैसले से माना जा रहा है कि बीजेपी अभी से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। क्या 2023 में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी सरकार का यह पहला कदम है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उसके पहले चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां पेशा पर पेच फंसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों के लिए सरकार ने एक बार फिर से पेशा कानून की तरफ फोकस किया है। पेशा यानी द प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया बिल, अर्थात पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। राज्य में मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी पहल आज कांकेर से की है और कहा है कि ग्रामीणों के हक के लिए वो समीक्षा के बाद राज्य में इस कानून के नियम बनाएंगे और इसे लागू करेंगे। लगभग 25 साल पहले बने इस कानून को लेकर सरकारें अब तक गंभीर क्यों नहीं हुई? तो चलिए पहले बात करते हैं पेशा के पेच पर। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 32% आबादी जनजातियों की है, लिहाजा यहां पेशा लागू है, लेकिन कानून बनने के करीब 25 और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 20 साल बाद भी प्रदेश में अब तक पेशा कानून के नियम नहीं बन पाए हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। इस शुरुआत का जनजातियों के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राज्य की सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। सवाल है कि राज्य में सरकारें इस कानून के लिए गंभीर क्यों नहीं रही? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ये तस्वीर उत्तर बस्तर कांकेर में चारामा ब्लॉक के खैरखेड़ा गांव की है। इस गांव से छत्तीसगढ़ में पेशा कानून के नियम बनाने के लिए राज्य सरकार ने आदिवासियों से बातचीत शुरू कर दी है। इसका आयोजन सर्व आदिवासी समाज ने किया और बैठक में शामिल हुए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, आदिवासी समाज के नेता सोहन पोटाई सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पेशा कानून को कैसे आदिवासी क्षेत्रों में प्रभावी बना सकते हैं, क्या क्या नियम हो सकते हैं, कानून के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, जैसे बिंदुओं पर समाज के लोगों की राय ली गई। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि सरकार ने आदिवासियों से चुनाव से पहले ही वादा किया था पेशा का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन राज्य में हो, इस दिशा में काम करेंगे। वे 5वीं अनुसूची में शामिल ऐसे ही कई गाँव में जाकर आदिवासी समाज के लोगों से बात करेंगे और कानून को प्रभावी बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद विधानसभा में कानून के नियम संबंधी विधेयक विधानसभा में लाएंगे। पेशा कानून के जो नियम बनने हैं छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाए हैं और हम लोगों का कमिटमेंट भी घोषणा पत्र में इस बाबत था, पार्टी की तरफ से भी था कि पेशा कानून लागू करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। तो कंसल्टेशन की बात है, आपसी विचार विमर्श करके और लोगों की राय प्रदेश में लेने की पहल आज कांकेर से प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले कि आपको सरकार के शुरुआत पर भाजपा की प्रतिक्रिया सुनाएं, आपको पेशा कानून के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे दें। भारत में पेशा कानून पंचायती राज्य के तहत दिसंबर 1996 में लागू किया गया। इस कानून का क्रियान्वयन भारत के 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल इलाकों में किया गया।
भारत में अभी 10 राज्यों में ये कानून लागू है। छत्तीसगढ़ में भी कानून लागू है, लेकिन नियम नहीं बने। पेसा के तहत आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया गया है। पेसा कानून के तहत आदिवासी अपने इलाके के विकास संबंधी फैसले खुद ले सकते हैं। कानून में ग्राम सभा को पंचायत, विधायिका, कार्यपालिका से ऊपर रखा गया है। कानून का मकसद आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, रीति रिवाज, संस्कृति की रक्षा करना है। आदिवासी मुद्दों पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने राज्य सरकार की ओर से की गई शुरुआत का स्वागत किया, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि राज्य में इस कानून का खूब उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कानून के तहत नियम नहीं बन पाए हैं। वहीं भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में पैसा कानून के नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। व्यापक रूप से परामर्श की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। आज कांकेर जिले में आदिवासी समाज और विभिन्न वर्गों के साथ जो है चर्चा हो रही है। टीएस सिंहदेव जी पेसा कानून को लेकर बस्तर प्रवास पर हैं और पूरे बस्तर पर वो प्रवास करेंगे। मुझे लगता है इसको कहीं न कहीं समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में पेशा कानून या आदिवासियों के हितों की बात है, या फिर प्रदेश के जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो आपसी अंतर्द्वंद है, उसका कहीं परिणाम या उसकी कहीं एक अपेक्षा जो मन में है, उसके लिए तो कहीं दौरा नहीं है। राज्य में भूपेश सरकार की पहल और विपक्ष के आरोपों के बीच अब देखना होगा कि सरकार कब तक और किस तरह से, कितनी सख्ती के साथ पेसा कानून को छत्तीसगढ़ में प्रभावी बनाने में सफल हो पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए वैभव शिपांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो पेसा का पेच आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जल्द ही जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता रमेश तुल्यानी जी, सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला जी, और फोन लाइन से जुड़ेंगे बीजेपी से पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी, और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है के अग्निहोत्री। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज बघेल के पास। मनोज, जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस का अंतर्द्वंद है, जिसके कारण टीएस सिंहदेव जी कांकेर से, बस्तर से शुरुआत कर रहे हैं, पेसा कानून के नियम बनाए जाएं, इस बाबत जो स्वयंसेवी संगठन है उन्होंने भी उनका स्वागत किया है, लेकिन वास्तविकता है क्या? मनोज, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इस कानून के नियम बनाने को लेकर जो है अपनी बात रखी थी कि पेशा कानून के तहत आदिवासियों का जो हित है उसका संरक्षण किया जाएगा, और सरकार बने अब अगर दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस ने वादा किया था कि पेशा कानून को सख्ती से लागू करेंगे, उसके संदर्भ में इस दौरे को, टीएस सिंहदेव के दौरे को देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पेशा कानून को लेकर लंबे समय तक आदिवासी रहा है, और ये कहा जाता रहा है कि 1996 में पेशा कानून लागू किया गया था देश भर में, और उसमें मुख्य रूप से बात ये थी कि आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और उनकी जो संस्कृति है उनके संरक्षण का अधिकार उन्हीं को हो, यानी उनकी ग्राम सभा को हो, और पंचायती राज संस्थाएं अनुसूचित क्षेत्र में और मजबूत हों, इस संबंध में जो है पेशा कानून बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ बने 20 साल हो गए और अभी तक पेशा कानून के संबंध में किसी तरह का फॉर्मेट जो है वो राज्य में नहीं है, जबकि यहाँ पर पेशा कानून लागू है। तो इसी के मद्देनजर टीएस सिंहदेव जो है कांकेर में आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं, और माना यही जा रहा है कि चूंकि टीएस सिंहदेव जो घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे, तो इस नाते उनकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। और जो है ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग जो है, जो खुद टीएस सिंहदेव का विभाग है, तो मुख्य तौर पे माना यही जा रहा है कि क्योंकि चेयरमैन भी थे घोषणा पत्र समिति के, और विभाग पंचायती राज विभाग के वो मनोज एक मिनट रोकेंगे, थोड़ा सा हम अग्निहोत्री से भी इस बारे में जान लेते हैं। आपने तो पूरी जानकारी बहुत अच्छे से दी है। अग्निहोत्री जी, ये दुर्भाग्य कह सकते हैं, हालांकि इस तरह के बहुत सारे कानून बनते आए हैं, लेकिन उनका परिपालन ब्यूरोक्रेट्स में सरकार कम करती रही है, पूरी तरह से नहीं करती रही। छत्तीसगढ़ तो आदिवासी बहुल्य प्रदेश है,
ऐसे में ये कानून नहीं बन पाया। पिछली 15 साल सरकार बीजेपी की रही, 2.5 साल करीब जोगी की रही। क्या ये सिर्फ आदिवासियों के वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के कानून बताने के लिए बनते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, कानून तो 25 साल पहले 1996 में पूरे देश भर में लागू हो गया और छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया। सवाल ये था कि हर राज्य में इस कानून को लेकर के नियम बनने थे, जिन नियमों के तहत जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको मजबूत किया जाना था, उनको स्वायत्तता दी जानी चाहिए थी। दरअसल इस कानून का जो पेशा कानून है उसका उद्देश्य यही था कि जो ग्राम पंचायतें हैं अनुसूचित जाति के आदिवासी क्षेत्रों में उनके जो जैसा मनोज जी बता रहे थे जंगल जमीन के साथ उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनका संरक्षण और संवर्धन वहाँ के ही लोगों के हाथ में रहे, उनके पास ऑटोनॉमस रहे, वो स्वायत्तता हो, वही तय करें और उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो। जी, तो हमारे साथ केदार कश्यप जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं। केदार जी, मेरी आवाज आ रही है? एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार कश्यप जी, हालांकि आपके प्रवक्ता का ये कहना है कि पेशा कानून के नियम बनाने के लिए सिंहदेव जी की यात्रा है, ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस का एक अंतर्द्वंद है जिसके कारण सिंहदेव जी बस्तर की यात्रा कर रहे हैं पेशा कानून के लिए। इन सब बातों की तो अलग बात है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद 96 में जब ये बन गया था, आपकी सरकार 2003 में बन गई थी, 15 साल आप रहे हैं, तो फिर इसके नियम क्यों नहीं बने? देखिए, पेशा एक्ट 1996 से जी लागू है, लेकिन जो हमारी सरकार थी उसने पेशा एक्ट के नियमों का हर तरह से पालन किया। जी, कांग्रेस ने ये कहा कि हम कानून बनाएंगे। आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी। 2 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी कांग्रेस अभी भी केवल यात्रा निकाल करके ये पूछ रही है, केवल बात कर रही है, चर्चा कर रही है, इसके माध्यम से केवल हमारे समाज के लोगों को केवल छलने का काम कर रही है। वर्तमान में केदार जी थोड़ा रोकें। आपने कहा कि आपकी सरकार पूरे नियमों का पालन, जब नियम ही नहीं बने तो नियमों का पालन कैसे कर रही थी? पेशा कानून बनाना पड़ता है। कानून एक पेशा एक्ट था, पेशा एक्ट के तहत में जो प्रावधान है उनका अक्षर से पालन होता था, लेकिन जब नियम ही नहीं बने हैं, सरकार है, नियम ही नहीं बने हैं, सरकार ने केदार जी नियम ही नहीं बने हैं। पेशा एक्ट का जो सेंटर का जो एक्ट है ना, उसके तहत हमने पूरा तरीके से पालन किया है उसका। जी। कानून अपने यहाँ पर नहीं बना है, लेकिन हमने यहाँ पे पंचायतों को उनके जो अधिकार है उनके अधिकार हमने दे रखे थे। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार ने पंचायतों के अधिकारों को छीनने का काम किया है। वर्तमान में आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, रेत को उत्खनन का कार्य जो पहले पंचायतें किया करती थी, आज वो कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के ठेकेदार क्या कर रहे हैं। पंचायतों के जो कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं, वो पहले सरपंच के माध्यम होता था, ग्राम समिति के माध्यम से होता था, लेकिन वर्तमान में वो आज एक अलग से कमेटी बना करके कांग्रेस के लोग वहां पर घुस गए हैं, वो ठेकेदारी कर रहे हैं। उसी तरीके से गोठान बनाया गया है। गोठान में भी हमारे क्या कहते हैं, जितने भी क्या कहते हैं गोठान जहां बने हैं, वहां पे पंचायतों के अनुदान से वहां पर कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो दोहरी नीति है, किस तरीके से ये वो कर रहे हैं। बल्कि तो इस चीज के लिए तो ये सीधे यदि पंचायत मंत्री हैं तो पहले इस चीज का विरोध करना चाहिए कि हमारे पंचायत के जो सरपंच हैं उनके अधिकारों का हनन न हो। इस बात की पहले कोशिश उनको करनी चाहिए, उसके लिए यात्रा निकालनी चाहिए। यदि भूपेश बघेल जी उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो हम उनके साथ में पीछे हम साथ में खड़े होकर के भूपेश बघेल जी से इस बात के लिए बात मनवाने के लिए हम भी सामने आएंगे। केदार जी, हमारे साथ सामाजिक आलोक शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, हम उनसे जान लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आपने कहा कि हमने पूरा एक्ट का पालन किया। एक्ट में ही कहा है विधायिका, कार्यपालिका ये सबसे ऊपर रहेंगी वहां की पंचायतें जो हैं, तो क्या आपने विधायिका और कार्यपालिका से ज्यादा उनको अधिकार दिया हुआ था? बिल्कुल, हमारी सरकार ने उन क्षेत्रों में जहां पर हमारे ट्राइबल जो ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों पर हमारे जो पंचायत के
सरपंच हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन 85 ब्लॉकों में 100% हमारे सरपंचों को पूर्णतः अधिकार थे। उन क्षेत्रों में जो भी कार्य होता था उन पर सरपंचों का वो होता था, ग्राम समितियों के माध्यम से निर्णय होता था और उसके कारण से बहुत सारे ऐसे कार्य हुए, चाहे वनाधिकार पत्र का मामला हो, चाहे निर्माण कार्य का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, हर क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम हुआ। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई तब से इन्होंने हमारे सरपंचों के अधिकारों को छीनने का काम किया और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में बल्कि इनके ठेकेदार मारपीट कर रहे हैं। वहां पर इनके साथ पे कोई वो नहीं है, ये केवल और केवल दिखावा कर रहे हैं। वर्तमान में केवल यात्रा निकाल करके लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये लागू हमने कब मना किया है कि इसके लिए कानून न बनाया जाए। कानून बनाए और उसको कड़ाई से पालन भी कराए। चलिए केदार जी एक मिनट हम आलोक जी से पूछ लेते हैं। आलोक जी, केदार जी जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने पेशा एक्ट का जो है वो उसका अक्षर से पालन किया, ये अलग बात है कि नियम ही नहीं बने, लेकिन नियम भले नहीं बने हो लेकिन पेशा एक्ट के तहत अक्षर से पालन किया, विधायिका कार्यपालिका उनसे ऊपर रहे। क्या आप तो उस समाज में काम करते रहे हैं आलोक जी, क्या वास्तविकता क्या है? ये शायद उस घटना को भूल रहे हैं कि जब टाटा और एस्साल के लिए जमीन लेनी थी बस्तर के अंदर, तो पुलिस फोर्स लगा के और कोरे कागज पे दस्तखत करवाए गए और ये स्थानीय स्वशासन जो पैसा आया था, जिसका एक मूल उद्देश्य था कि स्थानीय हमारे गांव में हमारी सरकार, तो क्या उस तरीके से इसका उल्लंघन किया है इन्होंने, ना कि लागू किया है। बहुत साफ तौर पे अपने आप में उदाहरण है टाटा और एस्साल की कैसे ग्राम सभा से सहमति ली गई। सवाल ये है कि पैसा कानून बने 25 साल हो गए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य बने 20 साल हो गए हैं, आज तक इसके नियम नहीं बनाए गए। ये अलग मुद्दा है कि कानून लागू है, कि कानून के अंदर प्रावधान था कि केंद्रीय कानून है, ये लागू होगा, राज्यों को अपने अपने नियम बनाने हैं, लेकिन कोई भी सरकार ने इसके नियम बनाने की राज्य जो है आगे नहीं बढ़े। 6 राज्यों ने नियम बनाए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने नियम नहीं बनाए, और जहां पे नियम बने हैं वहां पे भी शायद पैसा कानून की जो मूल आत्मा है उसके अनुसार नहीं है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम के धारा 129 में पैसा कानून के प्रावधानों को समाहित कर दिया गया। इसके नियम बनाने की कोई भी इन्होंने जो है कार्रवाई आगे नहीं की, ना ही इसके नियम बनाए, और नियम ना होने के अभाव में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो अधिकारी हैं, उनको पैसा कानून के उल्लंघन करने का एक कहीं ना कहीं एक मौका मिला है कि चूंकि नियम नहीं है इसीलिए जो है पैसा कानून का कैसे वायलेशन करना है। सवाल यह है कि पैसा कानून को कभी समझा ही नहीं गया उस तरीके से। पैसा कानून स्थानीय स्वशासन की बात, जहां पे ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाने की बात है, और एक तरीके से यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का कानून है। आदिवासियों की उनकी रीति परंपरा विधि के अनुसार विधि बनाने की बात, और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरीके से बनाना ताकि उनके ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसके अनुसार अब उस पूरे सेल्फ रूल्स को आगे बढ़ाया जाए। एक उदाहरण मैं कहना चाहता हूं, केदार जी जो कह रहे हैं कि उन्होंने माना है, छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में और पिछले रमन सरकार के समय जो प्रक्रिया चली कि 5वीं अनुसूचित इलाकों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कोल बैलिंग एक्ट के तहत की गई, बिना ग्राम सभा के परामर्श के, और बेशर्मी के साथ जिला कलेक्टर ने और उस समय की सरकार ने यह लिखा कि कोल बैलिंग एक्ट में पैसा कानून लागू नहीं है। क्या 5वीं अनुसूचित इलाकों के अंदर पैसा कानून में बहुत स्पष्ट रूप से कि बिना परामर्श के ग्राम भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता, तो किस तरीके से अडानी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण संपादित हो गया। पूरे पैसा कानून की छत्तीसगढ़ में जितनी धज्जियां उड़ी हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य राज्य में पिछले 20 सालों में धज्जियां उड़ी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। केदार जी आप रहिए हमारे साथ। रमेश बरलियानी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रमेश जी आपका बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही? रमेश जी मेरी आवाज आ रही? आ रही जी, तो आ रही है तो कुछ बोलिए। असल में पैसा कानून चले आपको बढ़िया आ रही है। मैं एक बार केदार जी की आवाज आपने नहीं सुनी थी, उनके आरोप नहीं सुने थे। उनका कहना है कि पैसा जो एक्ट है, नियम भले नहीं बने हो, लेकिन पैसा एक्ट के तहत रमन सरकार 15 साल तक पूरी कानून उनका पैसा एक्ट के तहत काम करती रही है। पैसा एक्ट के तहत आप लोगों ने काम नहीं किया है। आपने कांग्रेस के नेता जो वहां के
सरपंच हो या पंचायत हो आदिवासी क्षेत्रों में, उनको आपने दरकिनार कर रेत खनन से लेके हर काम वहां के कांग्रेस के नेता करने लगे हैं। पेशा एक्ट का आप लोग उल्लंघन कर रहे हो, नाम के लिए आदिवासियों को जताने के लिए नियम बनाने की आप बात कर रहे हैं, ऐसा केदार कश्यप जी ने कहा है। आपका क्या कहना? ऐसा केदार कश्यप जी उस इलाके में रहते हैं जी, उनको जमीनी हकीकत का पता है जी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासियों के हितों के लिए काम करती आई है जी। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो वन भूमि का पट्टा नहीं मिल पाता था आदिवासियों को जी, वन भूमि का पट्टा मिले, इसका कानून श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया है जी। और ये 8 लाख आदिवासियों ने आवेदन दिया है वन भूमि का पट्टा लेने के लिए और 15 साल में 4 लाख लोगों को भी पट्टा नहीं दिया जी। और 4 लाख लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं और भूपेश बघेल जी ने उन पेंडिंग केसेस को अभी सबको रिओपन करा के सभी की समीक्षा करके उनको पट्टे दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ा काम किया है जी। तो केदार कश्यप जी को मालूम होना चाहिए कि आपने टाटा को जमीन दे दी बिना सोचे समझे और अब तो आपने लौटा दी ना? अब तो लौटा दी हमने जी। लेकिन ये तो लैंड पूल में डाल रहे थे उसको जी, ये तो लैंड पूल में डाल रहे थे जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आदिवासियों के हित में जो कदम उठाने चाहिए थे, तेंदुपत्ता की चौड़ाई दर 2500 से बढ़ाकर हमने 4000 की, लघु वन उपज को पहले 5 थे उसमें हमने 37 लाए, 37 लघु वन उपज को समर्थन मूल्य पे खरीदी की हमने व्यवस्था की है जी। और 200 करोड़ रुपया इस पे अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उस समर्थन मूल्य में खरीदी करने के लिए। तो आदिवासियों के हितों की जितनी योजनाएं हैं उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार। चलिए पेशा एक्ट पे बात कर लेते हैं। क्या आप उनको कार्यपालिका जैसा कि एक्ट में है जो आप नियम बना रहे हैं, कार्यपालिका विधायिका इन सबसे ऊपर रखेंगे? देखिए जो पेशा एक्ट की जो मूल आत्मा है जी, उसके अनुसार काम होगा जी। और कोई भी एक्ट तब तक कारगर नहीं होता जब तक उनकी नियमावली न बन जाए जी। मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं जी। कि अबूझमाड़ जैसे इलाके को भी हम लोगों ने वहां का भू व्यवस्थापन के लिए काम शुरू किया है ताकि अबूझमाड़ के लोगों को भी पट्टा मिल सके जी। तो हम तो इस सघन वन क्षेत्र में भी जाके काम कर रहे थे जी जी। केदार जी के सारे आरोप निराधार हैं। चलिए तब केदार जी से ही पूछ लेते हैं। रमेश जी आप थोड़ा सुनिएगा। केदार जी मैं क्या सवाल करूं, बल्यानी जी ने जो कहा है उसका उत्तर दे दीजिए। ये पेशा एक पे जब पदाधिकारियों के साथ में जब बैठक होती है तो जी जी केदार जी सरकार है जी जो अपने अपने उस पे चलती है। कभी मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं तो पंचायत मंत्री जी अनुपस्थित रहते हैं, पंचायत मंत्री उपस्थित रहते हैं तो ट्राइबल विभाग के मंत्री अनुपस्थित रहते हैं। इस तरीके से पूरी इनकी सरकार चल रही है, कोई सामंजस्य इनके बीच अरे उनका सामंजस्य रहे न रहे, आप तो पेशा एक्ट पे बात करिए ना। ये आपस में लड़ करके अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने हक के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। और जहां तक मैं बताना चाहूंगा केदार जी उनकी बात अलग है। केदार जी मेरी बात सुन लीजिए, केदार जी मेरी बात सुन लीजिए। पूरी बात को मैंने सुना, आप मेरी पहली बात नहीं 1977 में अरे आप सवाल इसका टाटा का उत्तर दे दीजिए। टाटा का जिस तरह टाटा को आपने जमीन दी है, टाटा माननीय मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब से वनाधिकार पत्र देने का प्रारंभ उस समय से चालू हुआ, न कि कहते हैं इंदिरा गांधी जी के समय में चालू हुआ। इस बात को आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। और जहां तक तेंदुपत्ता की तोड़ाई का बात है तो पहले हमारी सरकार जब आई थी उस समय तक मात्र 350 रुपए तेंदुपत्ता की तोड़ाई थी, जिसको हमारी सरकार ने 2500 रुपए किया। और आज आप जाकर देखें जो वनवासी क्षेत्र में मात्र इस बार तेंदुपत्ता की जो तोड़ाई है 1 दिन हुआ, जहां एक हफ्ता 10-10 दिन तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती थी, वहां हमारे वनवासी भाइयों को न कहते हैं तेंदुपत्ता का उचित राशि मिला, न उनको जूते मिल रहे हैं, न उनको बीमा राशि मिल रही है, न उनको छात्रवृत्ति मिल रही है। अब कहाँ आप बात कर रहे हैं वनवासी क्षेत्रों की? केदार जी एक सवाल हमारा उत्तर दीजिए। केदार जी एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। केदार जी हमारे सवाल का
जो आलोक शुक्ला जी ने भी कहा, सुन लीजिए ना, फिर उसके बाद आप प्रश्न कर लीजिए। अरे फिर प्रश्न समाप्त हो जाएगा, समय हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो नहीं होगा, आप पूरे विषय तो सुन लीजिए। अरे एक सवाल का उत्तर दे दीजिए, फिर आप कहते रहिएगा। एक सवाल का, टाटा वाली बात जो आलोक शुक्ला जी ने उठाई है उसका उत्तर दे दीजिए। टाटा वाले में जिस तरीके से वहां पर ग्राम समिति के माध्यम से ही उसका कहते हैं प्रक्रिया हुई है, कोई ऐसा अलग से वहां पर कोई प्रेशराइज करके नहीं किया गया, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए जी। और ये हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने भी इस बार कोई कोशिश की थी कि हमारे वहां के जो यदि वहां पर टाटा का इस्पात संयंत्र नहीं लगता है तो वहां पर उन लोगों को, हमारे वनवासी भाइयों को वहां तत्काल उनको उसकी जमीन वापस लौटाई जाए। वैसे भी जमीन उनका सरकार के पास थी नहीं, न उद्योग के पास थी, वो तो केवल वो तो वहीं पर उन लोग वही खेती कर रहे थे। आधिकारिक रूप से उसकी जो वो है वो आपकी सरकार में वापस की, उसके लिए आप बधाई के पात्र है। लेकिन हमने इस बात के लिए हमारे जो वनवासी क्षेत्र के हमारे विधायकों के माध्यम से हमने भी इस बात के लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। चलिए आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में। आलोक जी, आपकी सरकार ने तो निर्णय लेके जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया था। एक दूसरा जो आप ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए किस तरीके से पुलिस फोर्स लगा के कोने कागज में दस्तखत करवाए गए। तो सिर्फ टाटा का मामला नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में 20 सालों में ग्राम सभाओं के अधिकारों को कुचल के कॉर्पोरेट को जमीनें हस्तांतरित की गई हैं। और मैं तो वर्तमान सरकार से आग्रह करूंगा कि पिछले 20 सालों में जितनी जमीनों पे हस्तांतरण हुए हैं फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पे, उनकी जांच होनी चाहिए। चलिए रमेश जी उत्तर दीजिए, जांच कराएंगे क्या? वो तो खैर सत्ता में बैठे विपक्ष हैं, वो तो जांच कराएंगे ही। रमेश जी आप उत्तर दे दीजिए। केदार जी ने उल्टा कहा है, मोरारजी देसाई और इंदिरा जी तक चले गए हैं वो। असल में उनको पता नहीं, केदार जी को इंदिरा गांधी जी ने पहले वहां पर जमीन नहीं मिल पाती थी। और दूसरा मैं बता दूं, 15 साल में छत्तीसगढ़ का आदिवासी अंचल कारपोरेट सेक्टर के लिए उपनिवेश बना हुआ था। केदार जी आपने कारपोरेट आप इस बात की तो जवाब दे दीजिए। अभी जनजातीय सलाहकार परिषद में माननीय भूपेश बघेल जी ने एक उप समिति की गठन किया है, जिसमें भू राजस्व संहिता के तहत में जो कमेटी में माननीय हमारे आपके पीसीसी के अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक कमेटी जो 5 हमारे ख्याल से आदिवासी विधायकों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे इन ट्राइबल क्षेत्र के हमारे वनवासी भाइयों के, हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन को गैर आदिवासियों को कैसे बेचा जाए, इस पर उन्होंने कहते हैं एक कमेटी बनाई है। इस पर जवाब दीजिए। चलिए ये गैर आदिवासियों को कैसा बेचा जाए ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन रमेश जी उत्तर दे दीजिए। नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं है। ये काम आप लोग भू राजस्व हमने नहीं किया, ये भू राजस्व संहिता का चलते हैं आप लोगों ने। यहाँ पर अभी जो कमेटी बनी है, इस कमेटी का पहले आप उसका वो करिए। मैंने इस बात को कहा है, सवाल ये आदिवासी मंत्रालय परिषद में इस बात पर वो हुई है, ये कमेटी बनी हुई है, उसका सब कमेटी बनी हुई है। प्रश्न ये है कि आप लोगों ने आदिवासियों की जमीन को भू राजस्व के माध्यम से बंदर बांट करने का प्रयास किया, उसको हमने रोका, तब तो आपने उसको विधेयक पेश नहीं कर पाया विधानसभा में। आप क्या बात करते हैं केदार जी? ये सब हमने कोई बंदर बांट नहीं किया है, हमने किसी तरीके से कोई बंदर बांट नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के विरोध में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विरोध जब हुआ, तब आपने उस विधेयक को वापस लेने का काम किया है विधानसभा में। ये आप कैसे भूल जाते हैं? कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हितों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। चलिए रमेश जी, जिस तरह से आलोक जी ने कहा है कि जहां जहां बंदरबाट हुआ है, जिसको वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे बंदरबाट, जहां जहां आदिवासियों की जमीन अलग अलग व्यापारिक संस्थानों को दी गई है, क्या उनकी जांच कराएंगे आप? निश्चित रूप से भूपेश बघेल की सरकार इस मामलों की जांच कराएगी। चलिए, अब पेशा एक्ट के जो नियम बनाने जा रहे हैं वो कब तक हो जाएंगे? और जो अभी कहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके अंतर्द्वंद की कहानी है ये, मैंने सिंहदेव जी और दूसरा नाम नहीं लूंगा। असल में केदार जी को अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए। हमारी पार्टी में पूरा सामंजस्य है। और मैं बता दूं, टीएस सिंहदेव साहब ने जो घोषणा पत्र की मेहनत की थी, उस घोषणा पत्र में जो हमारे वायदे थे, उन वायदों के आधार पर सरकार बनी। और अभी टीएस सिंहदेव साहब फिर ये पेशा कानून के लिए भी आदिवासियों के बीच में जाके राय शुमारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे नियम बनेंगे।
जी। बहुत अच्छे नियम बनेंगे और तरीके से जब एक बार रायशुमारी हो चुकी है तो फिर उसके बाद फिर और कहे के लिए इस पे कर रहे हैं। नहीं तो एक बार फिर हो जाएगी तो क्या दिक्कत है केदार जी? केदार जी एक बार फिर रायशुमारी हो जाएगी आदिवासियों के बीच में तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये केवल दिखावा है। 2 साल हो गए, 2 साल में केवल चाय और बिस्कुट में चलते हैं, ये बैठक करके खत्म कर रहे हैं। उनको तो कानून बनाना है। केदार जी आप 15 साल में नियम नहीं बना पाए, उनको 2 साल बहुत ज्यादा हो गए। नहीं, 2 साल इन्होंने घोषणा किया था, हमने कोई घोषणा नहीं की थी। इन्होंने घोषणा किया था, गंगा जल हाथ में लेकर के इन्होंने कहा था कि हम कहते हैं पैसा एक हम उसको कानून बनाएंगे, हम कर्जा माफ करेंगे। आज किसानों का चलते हैं, धान खरीदेंगे। वो कर्जा अलग मुद्दा है, आपने क्यों नहीं बना दिया नियम? आपकी सरकार 15 साल रही, मैंडेटरी है नियम बनाना, उसका पालन किया है साहब। ये अगर केंद्र कोई नियम बनाती, एक्ट बनाती है ना, पहले कानून तो बनाइए। अरे केंद्र कोई एक्ट कानून बनाता है तो उसका राज्य अक्षर से पालन करना चाहिए। नियम बनाना आपके लिए जरूरी था। ये केवल दिखावा के लिए आप लोग वो कर रहे हैं। मैं तो अभी कांकेर में भी पता किया, कांकेर में वहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे मंत्री जी आ रहे हैं बोल के। चलिए तो मंत्री जी आ रहे हैं तो धीरे धीरे जाएंगे ना सब जगह। हाँ, वो अब ऐसे ही है। केदार जी घोषणा पत्र के समय भी हम लोग जब जा रहे थे गाँव में, शहरों में, तब भी भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे थे ये दिखावा है। हमारे घोषणा पत्र में आपको तो 15-14 पे समेट दिया। अब हम आदिवासियों के बारे में जमीनी हकीकत जानकर बनाना चाहते हैं। दूसरे आपको क्या तकलीफ है? हम कमरे में बैठ के कोई नियम नहीं बनाना चाहते हैं, हम जमीनी बनाइए। हम तो चाहते बनाइए, आपने केवल घोषणा की। आप ये बताइए मेरे को, वन अधिकार पत्र के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। वन अधिकार पत्र में जब हमारी सरकार 2018 में जितने वन अधिकार पत्र बांटे, उसके बाद आपने कहा था कि जितने भी आवेदन आए हैं उस पे संज्ञान में लेकर के उनके तत्काल वन अधिकार पत्र दिया जाएगा। आप बताइए, आपकी सरकार बनने के बाद आज कितने वन अधिकार पत्र हमारे वनवासी भाइयों को मिले? हाँ, सारे बताइए। आपने जितने पेंडिंग, आप बताइए मुझे। तो सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए जी। जितने पेंडिंग केसेस थे सभी आवेदनों को संज्ञान में लिया गया है और उसकी प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्दी पट्टे बांटेंगे। आप चिंता मत करिए, आपके इलाके के पट्टे भी बंटेंगे। यहाँ तक कि आपके समय प्रशासन को ये पता नहीं था कि धारा 3(1) और 3(2) क्या है। जो वन भूमि के डायवर्जन के मामले थे, वो डायवर्जन के मामले आप सामुदायिक अधिकार में दिखाते रहे और सामुदायिक वन संसाधन का पहला दावा यदि मिला है अधिकार पत्रक तो इस सरकार में मिला है। मुझे लगता है कि इस समय निश्चित तौर पे अपनी भूमिका होगी, लेकिन पैसा कानून के नियम बन रहे हैं जो बीजेपी ने पिछले समय जो उल्लंघन किए या नियम नहीं बना पाई है, यदि कांग्रेस बना रही है तो इसमें पॉजिटिव भूमिका निभाते हुए किस तरीके से बेहतर नियम बन पाए ताकि आदिवासी इलाकों के स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो कायम हो सके। इस दिशा में सहयोग करना चाहिए, इस दिशा में काम करना चाहिए। आलोक जी, जब आप आदिवासियों के बीच में काम करते हैं। आलोक जी भूपेश सरकार से काफी खुश नजर आ रहे हैं, भूपेश सरकार से। खैर सवाल केदार जी, हम इस सरकार की भी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं जहां गलत है और आपके सरकार की भी, लेकिन सवाल ये है कि आपकी सरकार के समय ये निश्चित तौर पे वन अधिकार कानून का आप तो मंत्री थे, आपके समय आप बता दीजिए कि 10 सालों में एक सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार छत्तीसगढ़ में दिया गया है तो 3(1) 3(2) का अंतर आप नहीं बता पाए। 60%, 59% व्यक्ति हमारा समय निरस्त हुए। हमारा समय की कुछ पाबंदी है, समय हमारा समाप्त हो गया। आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, केदार जी आपका, बल्याणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लेकर भूपेश सरकार की पहल और विपक्ष के आरोपों के बीच क्या राज्य में आदिवासियों के हितों के लिए नए नियम बनेंगे और इन नियमों से क्या वाकई राज्य की आदिवासी जनता का भला होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पेशा कानून को लेकर आम जनता में भी सवाल उठते हैं कि राज्य के गठन के 20 साल बाद भी पिछली सरकारों ने अब तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या आदिवासी वोट बैंक और राजनीति के फेर में आदिवासी अब तक अपने हक से वंचित रहे हैं? अब देखना अहम होगा कि मौजूदा भूपेश सरकार पेशा कानून में नियम बनाकर उनका कितना भला करती है।